शब्दों को याद रखना, ये नशिस्त ये बज़्म आबाद रखना, मेरे बाद मेरे शब्दों को याद रखना। मैं हर्फ दर हर्फ इनकलाब लिखूंगा, मैं हर्फ दर हर्फ इनकलाब लिखूंगा। तुम आखिरी शेर तक अपना साथ रखना, तुम आखिरी शेर तक अपना साथ। दिल जीत लिया आपने। हर इतने संजीदे सब्जेक्ट को उठाया आपने कि पुलवामा का मंजर पशेमान होने लगा। बहुत बढ़िया कविता। हर्ष की इसी धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद नेक्स्ट हमारे फ्रेंड हैं आयुष। इनका स्वागत मैं करना चाहूँगा दो पंक्तियों के साथ। अंधेरी रात में अक्सर सुनहरी मशाले लेकर परिंदों की मुसीबत का पता जुगनू लगाते हैं। परिंदों के मुसीबत का पता जुगनू लगाते हैं। हार्दिक स्वागत। नमस्कार सभी को, मेरा नाम आयुष है और आज मुझे यह अवसर मिला है कि मैं आप सभी के समक्ष अपनी कुछ रचनाएं पढ़ूं। ये कविता मैंने ऋतु सिंह की एक काव्यांश और अपने जीवन के अनुभव से प्रेरणा लेकर लिखी है। बिना किसी भूमिका के मैं शुरू करता हूँ, सुनिएगा। जिन बेटियों के सर से उठ जाता है उनके पिता का साया, जिन बेटियों के सर से उठ जाता है उनके पिता का साया, वो समझती हैं जिम्मेदारी का अर्थ। जिन बेटियों के सर से उठ जाता है उनके पिता का साया, वे समझती हैं जिम्मेदारी का अर्थ। वो नहीं मांगती श्रृंगार के लिए पैसे, बल्कि खुद एक एक पाई कमा कर रख देती हैं माँ की मुट्ठी में। वो एकांत में सवार लेती हैं खुद को अपने अश्रुओं से, और वही उनका श्रृंगार होता है कई सालों तक। जिन पत्नियों ने देखी अपने पति की लाश, जिन पत्नियों ने देखी है अपने पति की लाश, वो जानती है कि मर जाने के बाद शरीर का भार बढ़ जाता है। शरीर तो राख हो जाता है पर वो भार बचा रहता है उन पत्नियों के हृदय में, उनके अंतिम श्वास तक। ये समाज छीन लेता है उनसे श्रृंगार के अधिकार, पहना देता है उन्हें एक सफेद साड़ी और छोड़ देता है उन्हें घर के सबसे टूटे फूटे कमरे में। और उस कमरे से लड़ना शुरू करती हैं वे पूरी दुनिया से अपने बच्चों के लिए। कुछ इस लड़ाई में जीतती हैं और कुछ हार कर उसी कमरे में दम तोड़ देती हैं। जिन बेटों के सर से उठ चुका है उनके पिता का साया, जिन बेटों के सर से उठ चुका है उनके पिता का साया, वे समझते हैं शौक और जरूरतों के बीच के अंतर को। हो जाते हैं वे उम्र से पहले ही बड़े, पीठ झुकी रहती है उनकी दायित्व के तले। वो छोटी सी उम्र से ही जानते हैं आटा दाल और भाजी की कीमत और कैसे बैंक ऑफिस में खुद का काम करवाया जाता है। एकांत में पहनते हैं वो 15 वर्ष पुरानी अपने पिता की घड़ी, टाई और जूते। देखते हैं अगल बगल की कोई ना हो और फूट फूट कर रोते हैं कई घंटों तक। चुप होने के बाद एकत्रित करते हैं वे खुद को और चुपचाप निकल जाते हैं बाजार घर का सामान लाने। क्या बात। जिन बेटियों, बेटों और पत्नियों के सर से उठ चुका है पिता और पति का साया, वे समझते हैं जिम्मेदारी का अर्थ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी अगली कविता मैंने लिखी थी 10 मई 2021 के आसपास। ये वो ऐसा दौर था जिस समय जो हम अपने जीवन में वापस कभी नहीं अनुभव करना चाहेंगे। इस समय कोरोना अपने चोटी पे थी। आप इसे यह समझ के सुनिएगा कि उस वक्त के किसी तड़पते हुए व्यक्ति ने इस वक्त के इंसानों के लिए लिखा है। इस कविता का शीर्षक है याद रखना। सुनिएगा। अगर तुम इस प्रलय के दूसरे छोर तक पहुंच पाओ, अगर तुम इस प्रलय के दूसरे छोर तक पहुंच पाओ तो अपने बचे हुए जीवन में इस वक्त को याद रखना। याद रखना कि लाखों सांसें रुक गई थी और उन्हें गिनने वाला कोई नहीं था। याद रखना कि श्मशान भस्म हो रहे थे और नेता वोट गिन रहे थे। याद रखना कि हवा में चिता की राख भूल गई थी और कब्रिस्तान भर गए थे। याद रखना कि इंसान और इंसानियत दोनों ही मर गए थे। क्या बात।
याद रखना कि शंकर को अपने पिता के मौत पे रोने का वक्त नहीं मिला था, क्योंकि उसे तो ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करना था अपनी उस माँ के लिए जो अभी भी मौत से जंग लड़ रही थी। याद रखना कि रानी को अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए जेवर बेचने पड़े थे, क्योंकि वो ऑक्सीजन वाला 250 की जगह 45,000 मांग रहा था। याद रखना कि उस 10 साल के बच्चे ने अपने नाजुक कंधों पे पिता के जनाजे को उठाया था सिर्फ इसलिए क्योंकि उस रात डॉक्टरों के द्वारा लाख गुहार लगाने के बाद भी किसी ने उस अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मुहैया करवाया था। याद रखना कि लोग महज आंकड़े बन गए थे और कुछ लोगों को तो वो भी नसीब नहीं हो पाया था। याद रखना कि जिस दिन 4,000 लोग मरे थे उस पूरे दिन टीवी ने बंगाल का चुनाव दिखाया था। याद रखना कि जब सांसें थम रही थी तब नेताओं ने खेला होवे का नारा लगाया था। याद रखना कि सारे राजा आलीशान बिस्तर पे सो रहे थे और प्रजा को अस्पताल में एक बिस्तर भी नहीं मिल पाया। याद रखना, पर यह भी याद रखना कि उस अंधेरे में कुछ लोग आए थे जिन्हें लड़ना नहीं आता था, फिर भी मैदान में वे बिना डरे पहुंच गए थे। 19 साल की अदिति, 22 का केशव, 25 की प्रेरणा, 24 की रिद्धि और ऐसे हजारों लोग। याद रखना कि वो डॉक्टर जिसकी मां 4 घंटे पहले मरी थी उसने अस्पताल वापस आना ज्यादा जरूरी समझा। याद रखना कि वो नर्स जिसने 2 दिन पहले अपने पति को खोया था वो मरीजों को लाशों के ढेर के बीच में मुस्कुराने का हौसला दे रही थी। याद रखना कि खुशी कब मुस्कुराई थी जब उसके फोन पे किसी अनजान ने कॉल करके बताया था कि फलाने अस्पताल में 2 बेड खाली है, जल्दी जाइए। याद रखना कि कोई आयरन मैन, बैटमैन, सुपरमैन दुनिया को बचाने नहीं आया था, वो आम लोग थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना हजारों इंसान और बहुत ही सत्य परक। ये सब याद रखना, ये सब याद रखना, क्योंकि कल एक कल आएगा जब चिता की लौ मध्यम होगी, जब कब्रिस्तान में फूल खिलेंगे, जब हवा में घुली राख बादल बनकर धरती पे बरसेगी, जब आंसू सूख जाएंगे, जब हम वापस अपने घर से निकलेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, गले लगेंगे और मुस्कुराएंगे। तब इस वक्त को मत भूल जाना। तब उस बूढ़ी माँ से मिलने जाना जिसने अपनी बेटी को खो दिया। तब उस बच्चे की स्कूल फीस भर देना जो 3 साल की उम्र में अनाथ हो गया। तब उस डॉक्टर को जोर से गले लगाना और उसे धन्यवाद बोलना। तब उस नर्स के घर दिवाली पे मिठाई लेकर जाना। तब उस कब्र पे फूल चढ़ाना जिस पे फूल चढ़ाने के लिए कोई बचा ना हो। तब उस एम्बुलेंस ड्राइवर की पत्नी को सहारा देना जो लाखों आंकड़ों में एक था। और अंत में कुछ पेड़ लगाना सिर्फ और सिर्फ ये याद रखने के लिए कि प्रकृति से ज्यादा ताकतवर कोई भी नहीं है। याद रखना, भूल मत जाना। धन्यवाद। अद्भुत, ऐसे ही लिखते रहिए। इस रचना को आयुष खेला हो वैसे। ये कविता मैं शुरू से शुरू करता हूँ क्योंकि बीच से शुरू करना। अगर तुम इस प्रलय के दूसरे छोर तक पहुंच पाओ तो अपने बचे हुए जीवन में इस वक्त को याद रखना। याद रखना कि लाखों सांसें रुक गई थी और उन्हें गिनने वाला कोई नहीं था। याद रखना कि श्मशान भस्म हो रहे थे और नेता वोट गिन रहे थे। याद रखना कि हवा में चिता की राख घुल गई थी और कब्रिस्तान भर गए थे। याद रखना कि इंसान और इंसानियत दोनों ही मर गए। याद रखना कि शंकर को अपने पिता के मौत पे रोने का वक्त नहीं मिला था, क्योंकि उसे तो ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करना था अपनी उस माँ के लिए जो अभी भी मौत से जंग लड़ रही है। याद रखना कि रानी को अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए जेवर बेचने पड़े थे, क्योंकि वो ऑक्सीजन वाला 250 की जगह 45,000 मांग रहा था। याद रखना कि उस 10 साल के बच्चे ने अपने नाजुक कंधों पे पिता के जनाजे को उठाया था सिर्फ इसलिए क्योंकि उस रात डॉक्टरों के द्वारा लाख गुहार लगाने के बाद भी किसी ने भी उस अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मुहैया करवाया था। याद रखना कि लोग महज आंकड़े बन गए थे और कुछ लोगों को तो वो भी नसीब नहीं हो पाया था। याद रखना कि जिस दिन 4,000 लोग मरे थे उस पूरे दिन टीवी ने बंगाल का चुनाव दिखाया था। याद रखना कि जब सांसें थम रही थी तब नेताओं ने खेला होवे का नारा लगाया था। याद रखना कि सारे राजा आलीशान बिस्तर पे सो रहे थे और प्रजा को अस्पताल में एक बेड भी नहीं मिल पाया था। पर
ये भी याद रखना। पर ये भी याद रखना कि उस अंधेरे में कुछ लोग आए थे जिन्हें लड़ना नहीं आता था, फिर भी मैदान में बिना डरे पहुंच गए थे। 19 साल की अदिति, 22 का केशव, 25 की प्रेरणा, 24 की रिद्धि और ऐसे हजारों लोग। याद रखना कि वो डॉक्टर जिसकी मां 4 घंटे पहले मरी थी, उसने अस्पताल वापस आना ज्यादा जरूरी समझा। ये असली का किस्सा है, ये अखबार में भी आया। याद रखना कि वो डॉक्टर जिसकी मां 4 घंटे पहले मरी थी, उसने अस्पताल आना वापस ज्यादा जरूरी समझा। याद रखना कि वो नर्स जिसने 2 दिन पहले अपने पति को खोया था, वो मरीजों को लाशों के ढेर के बीच में मुस्कुराने का हौसला दे रही थी। याद रखना कि खुशी तब मुस्कुराई थी जब उसके फोन पे किसी अनजान ने कॉल करके बताया था कि फलाने अस्पताल में 2 बेड खाली है, जल्दी जाइए। याद रखना कि कोई आयरन मैन, बैटमैन, सुपरमैन दुनिया को बचाने नहीं आया था। वे आम लोग थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना इंसान और इंसानियत दोनों को बचाया। क्या बात है, क्या बात है। ये सब याद रखना, ये सब याद रखना, क्योंकि कल एक कल आएगा। क्योंकि कल एक कल आएगा जब चिता की लौ मध्यम होगी, जब कब्रिस्तान में फूल खिलेंगे, जब हवा में खुली रात बादल बनकर धरती पे बरसेगी, जब आंसू सूख जाएंगे, जब हम वापस अपने घर से निकलेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, गले लगेंगे और मुस्कुराएंगे। तब इस वक्त को मत भूल जाना, तब इस वक्त को मत भूल जाना। तब उस बूढ़ी माँ से मिलने जाना जिसने अपनी बेटी को खो दिया। तब उस बच्चे की स्कूल फीस भर देना जो 3 साल की उम्र में अनाथ हो गया। तब उस डॉक्टर को जोर से गले लगाना और उसे धन्यवाद बोलना। तब उस नर्स के घर दिवाली पे मिठाई लेकर जाना। तब उस कब्र पे फूल चढ़ाना जिसपे फूल चढ़ाने के लिए कोई बचा ना हो। तब उस एम्बुलेंस ड्राइवर की पत्नी को सहारा देना जो उन लाखों आंकड़ों में एक था। और अंत में कुछ पेड़ लगाना। अंत में कुछ पेड़ लगाना सिर्फ और सिर्फ ये याद रखने के लिए कि प्रकृति से ज्यादा ताकतवर कोई भी नहीं है। याद रखना भूलना। धन्यवाद। ये छंद मुक्त रचना है और जितनी बार भी सुनी जाए हमारे अंदर की मानवीयता, हमारे अंदर के सोए हुए इंसान को जगाएगी। ये मेरा दावा है कि इस रचना को हमारे देश के हर कोने कोने तक पहुंचानी होगी। क्या पता फिर ऐसी विपदा आ जाए और हमारे अंदर की मानवता जग जाए, उस समय उससे लड़ने के लिए तो ये रचना कारगर सिद्ध होगी। बहुत बहुत बधाई। बहुत शुक्रिया आयुष आपका। तो अब मैं मैम से ही अनुरोध करता हूँ कि कुछ काव्य पाठ वे आप अपनी तरफ से भी हमारे लिए। इतना संजीदा माहौल हो गया है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं इसी संजीदगी को आगे बढ़ाऊँ या इसको तोड़ूँ। आप लोगों की राय। तोड़ दूँ? हमारी मुहब्बत को आगाज देना, हमारी मुहब्बत को आगाज देना, हमारी मुहब्बत को आगाज देना। कोई वक्त हो हमको आवाज देना। और मैं ये रचना ही नहीं पढ़ रही हूँ, अभी तो पीयूष सर से और अमित सर से और मैडम से सबसे गुजारिश भी कर रही हूँ कि मैं इस संस्थान के लिए हिंदी के माध्यम से जितना सहयोग ज़रूरत पड़ेगी मैं अवश्य तैयार रहूँगी। मैं आवाज़ आप लगा के देखिए, मैं आ जाऊँगी। अगर कहीं से भी आवाज़ दोगे हमें, हम मिलेंगे तुम्हें, तुम मिलोगे हमें। शुक्रिया। हमारी मुहब्बत को आगाज देना, हमारी मुहब्बत को आगाज देना। कोई वक्त हो हमको आवाज देना। चली आऊंगी बनके मिलने चिड़ैया, चली आऊंगी बनके मिलने चिड़ैया। विधाता हमें ऐसी परवाज देना, विधाता हमें ऐसी परवाज
देना। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मत समझिएगा कि मैं जमशेदपुर हूँ और ये रांची है, 120-30 किलोमीटर की दूरी बहुत बड़ी दूरी है। मैं इस परिप्रेक्ष्य में 4 पंक्तियाँ अर्पित करती हूँ कि मील की दूरियां कोई दूरी नहीं, 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 सामने तुम रहो ये जरूरी नहीं, सामने तुम रहो ये जरूरी नहीं, दूर से ही सही प्यार करते रहो, दूर से ही सही प्यार करते रहो, फिर मुहब्बत रहेगी अधूरी नहीं, फिर मुहब्बत रहेगी अधूरी नहीं, फिर मुहब्बत रहेगी अधूरी नहीं। सच में ये सबके दिल की बात है, सिर्फ मेरे दिल की बात नहीं है। सबके दिल की बात है ना। और किसी को बुलाना है या फिर मैं काफ़ी आपका खूबसूरत परफॉर्मेंस के बाद अब समय हो चुका है हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को बुलाने का। नेक्स्ट अप इज माय फ्रेंड मानस।